संसद से उठे तूफान के बीच आज एक ब्रेकफास्ट मीटिंग ने सबका ध्यान खींच लिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कावेरी आवास पर मिले और कहा जा रहा है कि हाईकमान के दखल के बाद ये मुलाकात बहुत अहम थी। लेकिन बड़ा सवाल वही, क्या वाकई एक नाश्ते ने कर्नाटक की राजनीति का पूरा तनाव खत्म कर दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक में सत्ता साझा करने को लेकर पिछले कई दिनों से जारी हलचल आज एक ब्रेकफास्ट मीटिंग तक पहुंच गई। हाईकमान के स्पष्ट निर्देश के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को कावेरी में नाश्ते पर बुलाया। दोनों नेताओं ने कैमरे के सामने मुस्कुराकर एकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन भीतर का तनाव जस का तस दिखाई दिया। हालांकि मैसेज यही दिया गया कि सब कुछ ऑल इज वेल है। सिद्धारमैया की तरफ से कहा गया, एकता बनी रहेगी, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, आला कमान जो कहेगा वो होगा, 2028 के चुनाव तक साथ चलेंगे। सिद्धारमैया ने भले ही मुद्दे को हल्का बताने की कोशिश की, लेकिन डीके शिव कुमार की बॉडी लैंग्वेज और हालिया बयान कुछ और संकेत दे रहे हैं। वो लगातार कहते रहे, जो हाई कमान कहेगा वही करेंगे। डीके शिव कुमार कहते हैं, लोगों के भरोसे और सिद्धारमैया की सोच के दम पर सरकार मजबूती से काम कर रही है। विपक्ष का सामना करने की रणनीति भी तैयार है। हाई कमान ने जो कहा मैंने मान लिया, अगर इंतजार करने को कहा तो मैंने इंतजार किया, आगे भी वही करेंगे। डीके शिव कुमार का दावा है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। वे खुद को पार्टी का वफादार सिपाही बताते हुए कहते हैं, कांग्रेस को 2028 में फिर से सत्ता में लाना हमारा लक्ष्य है। नेतृत्व के निर्देश पर होने वाली ऐसी बैठकों के बाद जितना बताया जाता है उससे कहीं ज्यादा छुपाया जाता है, लेकिन ये छुपा हुआ सच भी कभी न कभी सामने आएगा जरूर। सवाल ये है कि कुछ घंटों बाद, कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद, क्योंकि डीके शिव कुमार सालों तक इंतजार करने वाले तो दिख नहीं रहे। कर्नाटक की राजनीति में ये लाइन सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि इंतजार का इशारा भी मानी जा रही है, खासकर 2025 की वादा कुर्सी बहस के बीच। इसी विवाद और डैमेज कंट्रोल के बीच शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी सामने आई। उन्होंने कहा, विवाद को मीडिया ने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। चर्चा सब जगह हो रही है, मीडिया में ज्यादा हो रही है, आपस में उनके इतनी नहीं हो रही होगी जितना मीडिया उसको तूल दे रही है। और उसमें स्पष्ट किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि इस पे बातचीत होगी, इस पे निर्णय लिया जाएगा। और उनका जो कमिटमेंट है कर्नाटका की जनता के साथ है, कर्नाटका की जनता को जो जो वादे किए थे वो पूरी करने की बात है। 5 साल के लिए एक बड़ा मैंडेट मिला है, उसकी जिम्मेदारी वो समझ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या कंटिन्यूटी रहेगी या चेंज आएगा वो जनता के सामने आएगा। तो क्या ब्रेकफास्ट मीटिंग ने कर्नाटक की राजनीति को शांत कर दिया? साफ ये है, तनाव दब गया, खत्म नहीं हुआ। दोनों नेता हाई कमान के पाले में गेंद डालकर आगे बढ़ गए हैं। अब विधानसभा सत्र और दिल्ली की अगली कॉल पर निगाहें टिक गई हैं। मतलब कर्नाटक का असली फैसला अभी दिल्ली की मेज पर ही लिखा जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासत लगातार गर्म है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी की 61% से ज्यादा वोटरों का एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। 4 दिसंबर आखिरी तारीख है, अगर जरूरत पड़ी तो समय बढ़ाया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ी सियासी लड़ाई छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई जाए। एसआईआर को लेकर अब सड़कों से लेकर पोस्टरों तक जंग शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से पोस्टर वॉर्स एसआईआर को लेकर
शुरू हो गया है। और ये देखिए पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और इस पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है, जो चौथा पॉइंट है, SIR चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों की मजबूरी। काम के दबाव में 10 से अधिक BLO कर्मियों की जान चली गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, हर एक संख्या के पीछे एक परिवार का उजड़ना है। अखिलेश यादव का आरोप है कि SIR के बहाने आरक्षण और नौकरी के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के दौरान जिन BLO की जान गई, उनके परिवार वालों को समाजवादी पार्टी 2 लाख रुपए देगी। 2 लाख रुपए दे रहे हैं और हमारी मांग वही है कि 1 करोड़ इस परिवार की मदद हो, सरकारी नौकरी दी जाए और तमाम सरकारी योजनाओं से इन्हें जोड़ा जाए। देखिए, अखिलेश यादव के बयान को आप इस तरह देखिए, कोरोना काल में उन्होंने कहा था कि कोई भी टीका नहीं लगवाएगा और चुपचाप अपना टीका लगवाए आए थे। उसी तरह ये SIR का विरोध भी कर रहे हैं और सबसे पहले अपना फॉर्म भर दिया है और समय मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। देखिए, वो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग से जाए। हर राजनीतिक दल को जाके अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रखनी चाहिए और मुझे लगता है चुनाव आयोग हर राजनीतिक दल को सुनता भी है और अवसर भी देता है अपनी बात वहां जाकर के। केवल SIR के बहाने जो उनकी संभावित हार है 2027 में, उसके अपने मतदाताओं के सामने, अपने समर्थकों के सामने मुंह छुपाने की यह नाकाम कोशिश है। अखिलेश यादव SIR पर तल्ख हैं, समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग पर चुनाव आयोग का भी जवाब आया है। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं और इनमें से 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों की SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 1,62,000 बूथों में से 3200 से ज्यादा बूथों पर BLO ने 100% काम पूरा कर लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 4 दिसंबर आखिरी तारीख है। अगर समय से काम पूरा नहीं हुआ तो तारीख बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। जिनका किन्हीं कारणों से 1 से अधिक बार नाम है, वो इस SIR में केवल 1 जगह साइन करके दें। यदि उन्होंने 2 जगह उन्होंने या उनके परिवार के लोगों ने साइन करके दे दिया और उनका नाम दोबारा आ गया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अगर डुप्लीकेसी, हम लोगों के पास टेक्नोलॉजिकल वेयरविदल है कि डुप्लीकेसी पकड़ सकें, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज तक लोकतंत्र में सरकारें वोटर द्वारा चुनी जाती थी। ये पहली दफा ऐसा हुआ है आजादी के बाद कि सरकार वोटर चुन रही है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि ये पहली बार तो SIR हो नहीं रहा है, इससे पहले भी SIR हो चुके हैं। नहीं, SIR होते थे मगर इस तरीके से नहीं होते थे, टाइम बाउंड नहीं होते थे कि 1 महीने के अंदर आप 75 साल की गलती 1 महीने के अंदर खत्म कर देंगे। एक पुराना मुहावरा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। BLO के साथ संपर्क करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य राजनीतिक दलों के पास BLA बनाने के लिए है नहीं, बूथ लेवल पर एजेंट्स है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं और ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों द्वारा पूरी तन्मयता के साथ SIR की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। SIR को लेकर मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल उठाए हैं। जवाब में अयोध्या के महंत विष्णुदास ने कहा कि मौलाना संविधान को नहीं मानते और देश में बंटवारा कराने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। अखिलेश यादव धोखा देने का और भ्रम रखने का हमेशा से प्रयास करते हैं। पूर्व में भी तमाम इस तरह की घटनाओं में उनके इसी तरह के बयान थे और बिहार की हार से मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है। इनको पता चल गया है कि जो माफिया अपराधी के समर्थक लोग हैं, जनता उनके खिलाफ कमर कस चुकी है। मगध की तरह अवध में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 27 में 17 दोहराएगी। मदनी जो है सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संविधान और कानून को नहीं मानते हैं। जब तक ऐसे मौलाना रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाते रहेंगे और समाज को तोड़ते रहेंगे, समाज में नफरत फैलाते रहेंगे और लगातार मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि SIR तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा। मान्यता प्राप्त पार्टियों से लगातार बात की जा रही है। जिन लोगों को BLO से दिक्कत हो रही है वो जिले, राज्य और दिल्ली के कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपने पार्टी दफ्तर में बैठकें कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अखिलेश यादव पर आरोप लगा रही है कि एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव भ्रम जाल बुन रहे हैं। तो यूपी में कफ सिरप कांड के करेक्शन की जांच के लिए एसटीएफ की टीम आजमगढ़ में विकास सिंह के घर पहुंची, लेकिन वो पहले ही फरार हो गया। वहीं काशी में कुल 38 फार्मों और 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर अपने नाम को लेकर अफवाह फैलाने पर ऐतराज जताया। तो वहीं योगी सरकार ने कोडिन युक्त कफ सिरप को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फेंसेडिल सिरप और कोडीन युक्त दवाओं की तस्करी के मामले में जांच तेज हो गई है। आजमगढ़ में कफ सिरप कांड के कनेक्शन की जांच के लिए एसटीएफ की टीम विकास सिंह के घर छापेमारी करने पहुंची। हालांकि छापेमारी से पहले ही विकास सिंह मौके से फरार हो गया, जिसके बाद संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह भी रडार पर है। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद से आलोक भी फरार चल रहा है। एसटीएफ की टीम आजमगढ़ जिले के नरवे गांव पहुंचती है, जहां विकास सिंह नरवे के घर पर छापेमारी करती है। फिलहाल विकास सिंह नरवे घर पर नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद एसटीएफ लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये विकास सिंह नरवे वही है जो शुभम जायसवाल को न सिर्फ अमित सिंह टाटा से मिलवाया था, बल्कि पूर्वांचल के बाहुबली, सफेदपोश और औषधि विभाग के कई डॉक्टरों से मिलाकर इस पूरे सिंडिकेट को खड़ा करने का काम किया था। वाराणसी में कफ सिरप मामले में जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। 28 फर्मों के बाद ड्रग विभाग ने 12 और फर्मों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वाराणसी के कोतवाली थाने में कुल 38 फर्मों और 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिजिकल वेरिफिकेशन में जिन पे हमने एफआईआर किया, ये फर्में जो 12 थी ये बंद पाई गई, जिनको एक नोटिस भी भेजा गया था कि आप 3 दिन में हमें सेल परचेज रिकॉर्ड, ईवे बिल और बैंक स्टेटमेंट की डिटेल दें, लेकिन ना तो कोई देने आया ना तो कोई बाई पोस्ट में प्राप्त हुआ। तो इससे हमें प्रतीत हुआ संदिग्ध कि ये लग रहा है कि ये बल्क में कहीं ट्रांसफर किए हैं और प्रॉपर्ली सेल रिकॉर्ड नहीं रखे हैं, इसलिए इनके खिलाफ भी तहरीर दी गई, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर सके और पता लगा सके कि ये कफ सिरप किधर गई है। कफ सिरप कांड मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है, जिसमें धनंजय सिंह ने लिखा है कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, विरोधी पार्टियां गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस और विपक्ष के नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं। धनंजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि वाराणसी में पीएम की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। धनंजय सिंह ने कफ सिरप कांड पर सीबीआई जांच की मांग की है। योगी सरकार ने कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किया है। यूपी के सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं। कोडीन युक्त कफ सिरप और दूसरी एनडीपीएस कैटेगरी की दवाओं की खरीद बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की जांच के आदेश दिए गए हैं। दवाओं के लिए जरूरी पेपर न मिलने पर ड्रग लाइसेंस कैंसिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान चलाकर ड्रग लाइसेंस की शर्तों का वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध दवाओं की खरीद बिक्री से जुड़े लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद सभी जो संबंधित विभाग हैं उन्होंने इस पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई शुरू की है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस पूरे ड्रग नेटवर्क से जुड़े माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ।